हाय डियर फ्रेंड्स, आई एम हर्षप्रीत कौर और आज हम करने वाले हैं द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। चाइना कैसे यूएस डोमिनेंस को लिमिट करता है, कैसे वो एक टॉप लेवल इकोनॉमी बन चुका है, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। और सबसे फर्स्ट चीज़ है समझने वाली कि ऐसा चाइना के अंदर क्या है, उसका क्या पोटेंशियल है, उसकी क्या पावर्स हैं जिसकी वजह से उस इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है। ठीक है, वो हाई लेवल इकोनॉमी बनती जा रही है। जो चाइना का सफ़र है एक बड़ी इकोनॉमी बनने का, वो शुरू हुआ था 1978 के अंदर। ठीक है, और कहा जाता है कि 2040 के अंदर जो चाइना है वो सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। मतलब कि वो यूएस को ओवरटेक करने वाला है, यूएसए को पीछे छोड़ने वाला है और पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा चाइना। जो चाइना है उसे बोला जाता है ड्राइवर ऑफ ईस्ट एशियन ग्रोथ। मतलब जो ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हमने पिछले वीडियो में देखा था उनका मैप, उन सभी की ट्रेड में चाइना का बहुत बड़ा रोल है। और इसके ऐसे कौन से 6 फैक्टर्स हैं जो कि इसे बहुत बड़ी इकोनॉमी बनाने में हेल्प किया था। वो है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, पॉपुलेशन, लैंड मास, रिसोर्सेज, इट्स रीजनल लोकेशन एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब हम बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं 1949 के अंदर। 1949 के अंदर क्या हुआ था, चाइना को इंडिपेंडेंस मिली थी। इनके लीडर थे माओ ने डिक्लेयर किया था कि अब चाइना इंडिपेंडेंट है और चाइना को बोला जाएगा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, अब 1949 के अंदर जो माओ हैं उन्होंने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया था, यानी कि जो सोवियत यूनियन, जो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी उसे अडॉप्ट किया था। तो इन्होंने सोवियत मॉडल के ऊपर बेस्ड अपने इकोनॉमी को सेटअप किया था। दे वर कम्युनिस्ट। ठीक है, और इस टाइम पर जो चाइना है वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड भी था। ठीक है, अब इस बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए। क्या क्या होंगे वो अब हम जानने वाले हैं। चाइना ने मदद मांगी फ्रॉम यूएसएसआर। ठीक है, सोवियत एड मांगी और सोवियत एडवाइस मांगी कि हम यूएसएसआर से जो है फाइनेंशियल हेल्प लेने वाले हैं और यूएसएसआर के डायरेक्शंस पर जो है अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि जो आपका चाइना है वो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के साथ जुड़ना चाहता था। ठीक है, उसने इसलिए क्या किया, वो यूएसएसआर के साथ जुड़ गया। अब जो चाइना है दैट वांटेड टू क्रिएट स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्री। ठीक है, पहले जो चाइना है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी। वो चाहते थे कि हमारे कंट्री के अंदर हैवी इंडस्ट्री हो। ठीक है, तो ये चाहते थे। अब वो क्या करने वाले हैं, इन्होंने सोचा दैट वी विल यूज द एग्रीकल्चर अर्नड कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, यहाँ पर पैसा मान लो कि जो एग्रीकल्चर द्वारा इकट्ठा किया गया पैसा है चाइना का, वो चाइना यूज करेगी टू क्रिएट हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले चाइना जो था वो काफ़ी क्लोज्ड इकोनॉमी था। मतलब चाइना जो है वर्ल्ड के साथ ज़्यादा ट्रेड नहीं करता था। ठीक है, तो अभी क्या हुआ चाइना के साथ, क्योंकि चाइना बाहर से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का सामान मंगवा रहा है, उसे क्या बोलेंगे, इम्पोर्ट बोलेंगे। मतलब जो वर्ल्ड है वो चाइना के अंदर बहुत सारा सामान भेज रहे हैं और चाइना के अंदर इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर कोई सामान भेजता है आपको तो उसके बदले में आपको पैसे देने पड़ते हैं, है ना। तो यू हैव टू गिव मनी इन रिटर्न ऑफ दैट। ठीक है, और अगर आप एक्सपोर्ट करते हो किसी चीज़ को, मतलब दूसरी कंट्रीज के अंदर आप भेज रहे हो, देखो इन होता है ना, तो इन मतलब अंदर। ठीक है, तो चाइना के अंदर आ रहे, तो आप इन से इम्पोर्ट याद रख सकते हो कि अगर अंदर आप सामान मंगवाते हो तो उसे इम्पोर्ट बोलते हो, उसके उल्टा होता है एक्सपोर्ट। तो अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो मतलब वर्ल्ड आपको पैसा भरेगा कि हमने आपसे ये सब कुछ मंगवाया, इट विल बी डॉलर। ठीक है, इन दिस केस। तो अब क्या होगा कि अगर
आप अपनी कंट्री के अंदर इंपोर्ट ज़्यादा करा रहे हो, इसका क्या मतलब है, आप अपने पैसे दूसरी कंट्रीज को देते जा रहे हो। ठीक है, अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा करोगे तो आप क्या है, आपके ऊपर ज़्यादा थोड़ा लॉस होने लग जाएगा। अगर आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हो तो क्या होगा, इसका मतलब आपकी कंट्री में पैसा बहुत कम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इस सिचुएशन का, जब आप इंपोर्ट ज़्यादा करते हो तो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है ना, फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मतलब कि आपके पास कुछ अमाउंट होता है कंट्री का कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो आप पैसे तो बाहर बेचते जा रहे हो, ठीक है, और पैसे आ नहीं रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाता है। ऐसा सेम हुआ चाइना के साथ। तो इनका फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया तो चाइना ने सोचा कि अब हम इंपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से हमें बहुत घाटा झेलना पड़ रहा है, उस चीज को हम बंद करते हैं। हम इंपोर्ट वाली चीजों को खुद ही प्रोड्यूस करेंगे अपने चाइना के अंदर। ठीक है, तो उसे बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कि आप इंपोर्ट जो मंगवा रहे थे उसे आप खुद ही बनाना शुरू कर दो, तो उसे बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो क्या क्या इस चीज का रिजल्ट क्या निकला जब सोवियत यूनियन की हेल्प ली, इसका गुड एंड बैड दोनों रिजल्ट निकले। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई, सोशल वेलफेयर पे काम किया गया, एजुकेशन हेल्थ के ऊपर काम किया गया, और इकोनॉमी भी अच्छे रेट पर ग्रो कर रही थी, दैट वाज 5 to 6%। पर बैड रिजल्ट भी थे। जो पर कैपिटा इनकम है, आई जो है कभी वैसे तो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है, पर यहाँ पर वाई का मतलब होता है इनकम। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम करते हैं, तो नोट्स में कभी कभी हम शॉर्ट फॉर्म्स को यूज करते हैं ताकि हमारे नोट्स थोड़े छोटे हो जाए, है ना। नोट्स का पर्पस ही ये होता है। तो इनकम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पर कैपिटा इनकम जो है वो काफी कम हो गई। मतलब कि पूरे इंडिया के अंदर या फिर पूरे चाइना के अंदर एक इंसान क्या कमाता है उसे बोलते हैं पर कैपिटा इनकम ऑन एन एवरेज। ठीक है, वो कम हो गई। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रेट पे इंक्रीज कर रही थी, दैट वाज 2 to 3%। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो ग्रोथ रेट थी ये भी सफिशिएंट नहीं थी चाइना के लिए, पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज कर रही थी। एग्रीकल्चर द्वारा चाइना ने इतना पैसा नहीं कमाया हुआ था, इतनी कैपिटल नहीं इकट्ठी कर रखी थी कि वो हैवी इंडस्ट्री को चाइना के अंदर ले आए। ठीक है, और यूएसएसआर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। आपने देखा था कि यूएसएसआर कैसे एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी से आप सलाह ले रहे हो तो खुद भी तो स्टैग्नेंट ही बनोगे। तो यूएस जो है वो काफ़ी डिक्लाइन कर रहा था, साथ में चाइना के ऊपर भी उसका बुरा इफेक्ट पड़ रहा था, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड बहुत कम हो रहा था, पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम जा रही थी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी काफ़ी कम हो रही थी। तो अब चाइना वालों ने सोचा कि हम डूबेंगे नहीं, ठीक है, हम समझदारी से काम लेंगे। अब इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस की, दे इंट्रोड्यूस्ड पॉलिसीज ऑफ 1970s। ठीक है, काफ़ी सारी पॉलिसीज जो हैं वो 1970s के अंदर इम्प्लीमेंट की गई, ठीक है, इंट्रोड्यूस की गई, और उनमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये 3। ठीक है, यूएस के साथ जो है कनेक्शन बनाया चाइना ने इन 1972, वेरी इंपॉर्टेंट। यूएसएसआर को थोड़ा साइड में करा और यूएस को अपने पास किया इन 1972। ठीक है, अब क्या हुआ कि इन्होंने, इसकी वजह से क्या हुआ कि वो सिर्फ यूएसएसआर के अंडर नहीं रही चाइना, वो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइसोलेशन से बाहर हो गई। ठीक है, उसके बाद 1973 मतलब सिर्फ 1 साल बाद प्रीमायर जाऊ एनलाई ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। ठीक है, प्रीमायर का मतलब होता है एक कंट्री का लीडर, ठीक है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो जो जाऊ एनलाई हैं, इन्होंने 4 मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी जो है वो 1973 के अंदर स्टार्ट की। 4 मॉडर्नाइजेशन का क्या मतलब है, 4 स्फीयर्स में चाइना जो है बहुत ज़्यादा मॉडर्न करेगा। ठीक है, चाइना अपने आप को 4 सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा मॉडर्न करने वाला है। कौन सा है, आप इसे याद रख सकते हो सीतम से। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी नंबर 1, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, I फॉर इंडस्ट्री, A फॉर एग्रीकल्चर, M फॉर मिलिट्री, सीतम फॉर मॉडर्नाइजेशन इन 1973। उसके बाद 5 साल बाद जो है 1978 के अंदर डेंग जियाओपिंग ने एक ओपन डोर पॉलिसी, जो कि बहुत बड़ा स्टेप था, ओपन डोर पॉलिसी जो है वो शुरू करी।
इसका मेन पर्पस था कि इन्वेस्टमेंट जो है बाहर से वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। ठीक है, ओपन डोर का क्या मतलब है, आप अपने दरवाजे खोल रहे हो कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, ठीक है, और हमारी कंट्री की इम्प्रूवमेंट हो। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब पैसा लगाए बाहर के लोग अब्रॉड से, और टेक्नोलॉजी भी हमारी कंट्री में आए। ठीक है, तो ओपन डोर पॉलिसी वाज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन दिस केस। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट बना हो गया वो है कि चाइना ने शॉक थेरेपी नहीं की, जैसे यूएसएसआर ने क्या किया, तो शॉक थेरेपी की थी, जिसकी वजह से एक झटके में सब कुछ चेंज कर दिया उन्होंने। इन्होंने ऐसा नहीं किया। चाइना ओपनड द इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जैसे कि 1982 के अंदर एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज किया गया, मतलब एग्रीकल्चर को गवर्नमेंट का जो होल्ड था उसे कम किया एग्रीकल्चर के ऊपर, और प्राइवेट लोगों को एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट करने की पूरी छूट दे दी इन 1982। ठीक है, उसके बाद 1998 के अंदर इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज किया। ठीक है, उसके बाद देखो इन्होंने ट्रेड बैरियर्स जो हैं वो सिर्फ कुछ जोन्स में नहीं लगाए, मतलब कि ट्रेड बैरियर्स हर एक जगह थे, पर कुछ ऐसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थी, जैसे हमने फ्री ट्रेड एरियाज पढ़े थे ना अभी, फ्री ट्रेड एरियाज जैसे ही ये SEZs हैं। ठीक है, मतलब कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जहां पर चाइना कोई भी बैरियर नहीं लगाएगा, वहां पर लोग जो हैं पूरी अच्छी तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बाहर से लोग आए हुए। ठीक है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहीं कहीं पर ही थी, ऐसा नहीं किया कि पूरे चाइना को जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया, मतलब ओपन कर दिया। उससे क्या होगा कि जो डोमेस्टिक लोग हैं ना वो बचे रहेंगे। ठीक है, अगर हम इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को थोड़ी जगह पर रखते हैं तो जो डोमेस्टिक लोग हैं वो बचे रहेंगे। इससे जो है काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने इम्प्लीमेंट किया दैट देयर वाज नो शॉक थेरेपी। अगर आपने पहले वाले चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे बिल्कुल टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली पढ़ो। आप देखिए चाइना जो है उसका जो गवर्नमेंट है, उसकी जो स्टेट है, उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है इन द मार्केट। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो ये मार्केट इकोनॉमी एस्टैब्लिश की गई है, मार्केट इकोनॉमी का क्या मतलब है, फ्री, सारे लोग जो है आकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसका भी बहुत बड़ा रोल पहले भी था और अब भी है। ठीक है, तो आपने देख लिया 1970s के अंदर 3 पॉलिसीज आई थी, एक 1972 के अंदर की यूएस के साथ मिल जाते हैं, एक 73 के अंदर फॉर मॉडर्नाइजेशन बाय जाओ एंड लाई, एक आई थी 1978 के अंदर बाय डेंग जियाओपिंग। ठीक है, उससे पहले सोवियत की हेल्प ली थी पर उसका बुरा रिजल्ट निकला, अच्छा कम था बुरा ज्यादा था, इसलिए क्या नई पॉलिसीज लानी शुरू करी, यूएस के साथ ज्यादा जुड़ना शुरू किया, शॉक थेरेपी नहीं अपनाई। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इन पॉलिसीज का क्या रिजल्ट निकला। ठीक है, इनका क्या रिजल्ट निकला, ये जो 1970s की पॉलिसीज थी इसके भी अच्छे और बुरे दोनों रिजल्ट थे। गुड क्या है, सभी चीज़ों में इंक्रीज ही होगा, एग्रीकल्चर में इंक्रीज, इंडस्ट्री में इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है ये इनकम था, इनकम में इंक्रीज, सेविंग्स में इंक्रीज, फॉरेन ट्रेड में इंक्रीज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। देन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, अभी जो हमने समझा था ना इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट वाला प्रोसेस, उसके अंदर क्या होता है कि जो आपके पास कंट्री है वो कुछ एक रिजर्व बना लेती है, एक खजाना बना लेती है कि उसे जो है हम किसी इमरजेंसी में यूज करेंगे। ठीक है, तो हर एक कंट्री के पास एक रिजर्व होता है, ठीक है, जो कि फॉरेन एक्सचेंज से आता है, मतलब कि हम जब ज्यादा एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं तब क्या होता है कंट्री में ज्यादा पैसा आता है, ज्यादा पैसा आता है तो क्या है कंट्री अपना एक रिजर्व क्रिएट कर लेती है। तो ये जो रिजर्व था चाइना का वो बहुत ज्यादा हो चुका था, बहुत ज्यादा पैसे रिजर्व करके रखे थे इन्होंने। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मेंबर बन गए थे इन 2001। याद करने वाली चीज है 2001। FDI की फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि फॉरेन से कोई चाइना के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, बैड रिजल्ट देखो, अब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर रही थी, 100 मिलियन लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड थे। ठीक है, वो ढूंढ रहे थे जॉब के लिए।
फीमेल्स की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, वर्किंग प्लेस पर भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था। जैसे कि इन्होंने कहा कि जो 18th और 19th सेंचुरी में यूरोप का हाल था ना फीमेल्स के लिए, वैसा हाल इस टाइम पर चाइना के अंदर था। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही थी। इन्वायरमेंट देखो, जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है क्या मतलब है उसका, पोल्यूशन से इन्वायरमेंट के ऊपर बुरा फर्क, करप्शन बहुत है, रूरल और अर्बन जो डिवाइड है वो बहुत बड़ा है। मतलब कि जो रूरल लोग हैं उनके लिए कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अर्बन लोग काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ले रहे थे। ठीक है, उसके बाद आखिरी पॉइंट एज अ कंक्लूजन क्या है कि जो चाइना है वो एक इकोनॉमिक पावर बन चुका है। ये अपने ट्रेड पार्टनर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है। ठीक है, यूएस, एशियन और आपका रशिया, जब भी इसके साथ कोई भी बातचीत होती है तो चाइना की जो इकोनॉमिक वैल्यू है ना वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती है इन तीनों के ऊपर। आपको पता है ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेशंस हैं और ग्रुप है। उसके बाद अगर आपको पता होगा चाइना के पास ना एक छोटी सी प्रोविंस है, ठीक है, उसे तैवान बोलते हैं। वो अपने आप को तो कंट्री मानते हैं। ठीक है, तैवान के जो लोग हैं दे कंसीडर देमसेल्व्स एज कंट्री, पर चाइना कहता है तैवान हमारा पार्ट है। ठीक है, तो तैवान और चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा झगड़ा रहता है। ठीक है, चाइना चाहता है तैवान हमारा पार्ट बन जाए, पर तैवान ऐसा नहीं चाहता। तो चाइना कहता है ये एक रेनेगार्ड प्रोविंस है। रेनेगार्ड का मतलब है पाखंडी। ठीक है, कि जो आपका तैवान है वो चाहता है कि वो हमसे अलग रहे, तो तैवान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना कर रखते हैं। ठीक है, और जो चाइना है वो एशियन के अंदर जो क्राइसिस आया था इन 1997, उसमें एशियन की बहुत हेल्प करी थी इसने। उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट और काफ़ी ज़्यादा एड करता है लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ को और अफ्रीका की कंट्रीज़ को। ठीक है, तो आप देख सकते हो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत ज़्यादा स्पीड चल रही है। अब हम कुछ कार्टून्स को देख लेते हैं। ये वाला कार्टून बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ना 10 से 15 बार रिपीट हो चुका है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। आपको पता है चाइना के अंदर जो है एक बहुत बड़ी वॉल बनाई गई है, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब फ्यूरियस ड्रैगन जैसे शो कर रही है और ये पूरे ग्लोब के ऊपर घूम रही है। ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्या सिंबलाइज कर रही है कि इसका कंट्रोल जो है ये पूरी वर्ल्ड के ऊपर बनता जा रहा है। ठीक है, सामने इसके छोटा सा इंसान खड़ा है, वो इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो है हर एक की पर्सपेक्टिव के ऊपर है कि ये कौन है, ये पूछ रहे हैं ये कौन है। तो कह सकते हैं कि 2040 की ऐसी सिचुएशन होगी कि चाइना जो है उसके सामने ये छोटा सा इंसान यूएस बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा राइज करता जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में इसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो कार्टून है इसमें दिखाया गया है कि ये जो है माओ बैठे हैं। ठीक है, माओ वाली पॉलिसीज आप बता सकते हो कि सोवियत मॉडल को फॉलो करते थे एंड ऑल। ठीक है, उसके बाद ये नाव वाली सिचुएशन है कि अभी ये जो टाई है ना, ये टाई को क्या शो कर रहे हैं, टाई है एक कैपिटलिस्ट इंडिविजुअल की पहचान है ना, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, दे वियर अ सूट एंड अ टाई। तो चाइना जो है पहले माओ की आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, पर अब वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। उसके बाद जो कार्टून है वो है ये वाला। ठीक है, इसमें क्या दिखाया गया है, चाइना को एज अ साइकिल दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि चाइना के अंदर बहुत लोग साइकिल यूज करते हैं, पर चाइना बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ता जा रहा है। ये जो है कम्युनिस्ट सिंबल है। ठीक है, कम्युनिस्ट सिंबल है और पीछे जो है डॉलर का सिंबल है। तो आप देख सकते हो कि चाइना के अंदर स्टेट का भी बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि वो कम्युनिस्ट भी है और वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री की तरह बढ़ती भी जा रही है। तो ये कार्टून जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। एंड वाली चीज़ देख लो, एशियन का फ्लैग ऐसा होता है कुछ। ठीक है, एशियन का ये लोगो है जिसके अंदर 10 स्टॉक्स दिखाई गई हैं पैडी की। ठीक है, चावल की जो ऐसे पैडी की स्टॉक्स होती हैं उसको शो किया है। ये 10 हैं, मतलब कि 10 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं और ये बीच में से बांधी हुई हैं विद द कॉपरेशन। ठीक है, फ्रेंडशिप और सॉलिडारिटी की एक रोप से इन्हें बांधा गया है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं एक दूसरे के साथ, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपका फ्लैग था यूरोपियन यूनियन का, उसके अंदर 12 स्टार्स होते हैं जो कि सिंबलाइज करते हैं परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी को। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू।